सौरभ द्विवेदी ने 12 साल बाद द लल्लन टॉप छोड़ दिया है एंड इसी के साथ अब बातें ये हो रही है कि क्या गोदी मीडिया का दी एंड शुरू हो चुका है। बात करेंगे इसके बारे में, साथ ही बात करेंगे उमर खालिद की बेल के बारे में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दी एंड क्यों डिनाई करी गई है बेल। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बात बोली जा रही है उसको आप सुन के हंस के पागल हो जाओगे। साथ ही बात करेंगे अंकिता भंडारी के केस के बारे में जहां पर उत्तराखंड में एक मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ऐसा प्रोटेस्ट जहां पर बीजेपी के अपने पदाधिकारी बीजेपी पे थूकने का काम कर रहे हैं। और एंड में आपको एक बोनस वीडियो दिखाने वाला हूं जहां पर इंडिया का डंका थाईलैंड में भी बजना शुरू हो चुका है। अभी तक तो हम बांग्लादेशी हिंदूज को बचाने की बात कर रहे थे, इस वीडियो को देखकर समझ में आएगा कि हमारे को थाईलैंड में भी हिंदूज को बचाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं वाराणसी की एक वीडियो के साथ। एक वीडियो इस टाइम पर सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है। 800 करोड़ की लागत के साथ वाराणसी में एक रोपवे लगाया गया एंड उस रोपवे की एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। बुरी तरीके से ये रोपवे जो है झूलता हुआ नजर आ रहा है, वो भी एक रोड के ऊपर। अब वाराणसी लोग जाते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अब आगे से इस रोपवे में ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। यह वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ और ये इतना झूम रहा है, ये देख लीजिए आप। बाप रे, भाई गिर ना जाए किसी के ऊपर। अब बताइए 800 करोड़ में ये बनाए हैं। अब अगर आप में से कोई रोपवे पे बैठा हुआ है तो उसको अच्छे तरीके से ये फीलिंग पता होगी, अगर जरा सा भी ट्रॉली हिल जाती है तो बहुत बुरी तरीके से फट जाती है भैया इंसान की जो अंदर बैठा होता है। जिस लेवल पर ये रोपवे यहाँ पर झूम रहा है, अगर इसके अंदर कोई बैठा होगा उसकी हालत क्या हुई होगी, सीधा डायरेक्टली मोक्ष। एंड ये वीडियो मैं आपको इसलिए भी दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर इस तरीके से गड़बड़े हो रही है, तो बाकी के इंडिया में आखिरकार क्या हो रहा होगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं सौरभ द्विवेदी के बारे में। सौरभ द्विवेदी ने कल ट्वीट करके ये बताया कि अब वो लल्लन टॉप छोड़ रहे हैं। 12 साल से लल्लन टॉप के साथ जुड़े हुए थे एंड ये फाउंडिंग एडिटर थे लल्लन टॉप के। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि यही लल्लन टॉप के ओनर है, लेकिन नहीं। लल्लन टॉप का ओनर है इंडिया टुडे, यानी कि वही ग्रुप जो कि आज तक जैसे चैनल्स को भी ओन करता है। एक तरीके से गोदी मीडिया का ही पार्ट था लेकिन हिडन वे में था। लेकिन सौरभ द्विवेदी के लल्लन टॉप छोड़ने के बाद एक बात गारंटीड है कि लल्लन टॉप का जो वॉच टाइम है यूट्यूब के ऊपर वो बहुत बुरी तरीके से नीचे आ जाएगा। अरे इतने सारे लंबे लंबे मोनोलॉग्स कौन करेगा सौरभ भाई के जाने के बाद। सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप छोड़ दिया, ये न्यूज जानकर सबसे ज्यादा खुश वो लोग होंगे जो आने वाले टाइम में लल्लन टॉप के इंटरव्यूज पे आने वाले हैं। भाई इतना लंबा मोनोलॉग देता था सौरभ द्विवेदी इंट्रोडक्शन के अंदर। अब आ रहे हैं वो जिनको उनके पिताजी बचपन में सर पे टपली मारा करते थे, जिनको बचपन पे उनके दोस्त पिछवाड़े पे 4 लाते मारा करते थे, जिनकी मां उनके भाई को रोटी देती थी लेकिन उनको रोटी नहीं देती थी। बंदा सोचता था अबे मेरा नाम ले दे, मैं आ जाऊं, तू ही बोल लेगा सब कुछ। सौरभ द्विवेदी इंटरव्यू से पहले भी ऐसा मोनोलॉग देते थे, ऐसा लगता था कि ये इंटरव्यू किसी और बंदे के साथ नहीं बल्कि सौरभ द्विवेदी के साथ ही अपना इंटरव्यू है। इनफैक्ट जिस हिसाब से चीजें चल रही थी, कहीं ऐसा ना होता कि एक दिन सौरभ भाई किसी सीएम का इंटरव्यू लेने के लिए जाते और मोनोलॉग में ही इतनी देर हो जाती कि इलेक्शन आकर के चले जाते और वो बंदा इलेक्शन भी हार जाता, कोई दूसरा सीएम बन जाता। बट सौरभ द्विवेदी का ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं। सौरभ द्विवेदी लिखते हैं, शुक्रिया द लल्लन टॉप, पहचान, सबक और हौसले के लिए। अब ये कौन से सबक की यहां पर बात कर रहे हैं सौरभ द्विवेदी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत बुरा वाला झटका लग गया कोई। वैसे इसी के बीच में सौरभ द्विवेदी की एक फोटो इस टाइम पर वापस से ट्रेंड कर रही है जहां पर सौरभ द्विवेदी अमित शाह के साथ डिनर करते हुए नजर आ रहे थे या फिर लंच करते हुए नजर आ रहे थे। एंड इसको लेकर के सौरभ द्विवेदी को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था उस टाइम पर, गोदी बुलाया जा रहा था उनको। बट डेफिनेटली इसकी कोई ना कोई बैक स्टोरी जरूर है। लल्लन टॉप के साथ ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन पहले अभिनव पांडे जो कि लल्लन टॉप का एक और बहुत बड़ा पार्ट थे एंड सेकंड नंबर माना जाता था इनको लल्लन टॉप में, उन्होंने भी लल्लन टॉप को छोड़कर अपना चैनल स्टार्ट कर लिया था। इनफैक्ट अभिनव पांडे के साथ लल्लन टॉप का एक और बहुत पुराना बंदा छोड़कर चला गया था, इन्होंने अपना वेंचर खोला एंड अब वही सेम चीज सौरभ द्विवेदी के साथ भी देखने को मिल रही है। वैसे तो लल्लन टॉप को कोई बहुत ग्रेट गोदी प्लेटफॉर्म यहां पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि लल्लन टॉप ने कई बार एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करी है, लेकिन क्या पीछे से कोई गोदी पने का यहां पर प्रेशर आ रहा था? क्योंकि ये टीवी टुडे ग्रुप का ही नेटवर्क था। अगर यहां पर कोई गोदी पने का प्रेशर आ रहा था एंड इस वजह से ये लोग छोड़कर जा रहे हैं लल्लन टॉप, तो डेफिनेटली गोदी मीडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। पहले ही हम देख रहे हैं अर्नब गोस्वामी यहां पर पलटी मार चुका है, अमीश देवगन पलटी मार चुका है और अब लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी भी यहां पर छोड़कर जा चुके हैं। अरे यार मोदी जी हिरेन जोशी की घर वापसी क्यों नहीं करा देते जल्दी से? इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। उमर खालिद को बेल डिनाई कर दी गई है फिर से एक बार एंड सुप्रीम कोर्ट ने बेल डिनाई करी है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 और लोगों को साथ में बेल दी, लेकिन यह कहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के ऊपर जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा सीरियस हैं, वो इक्वल नहीं है एंड इनका एक बिगर कॉन्स्पिरेसी में बहुत बड़ा हाथ है। इनफैक्ट ये भी पता चला है कि अब 1 साल तक उमर खालिद अपनी बेल के लिए री अपील नहीं कर सकते। यहां पर मतलब जितने टाइम तक उमर खालिद बेल के लिए दोबारा अपील नहीं कर सकता
उतने में बाबा राम रहीम यहाँ पर 4 बार पैरोल पर और बाहर आ जाएगा। अब उमर खालिद के केस में दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इन्होंने दंगे भड़काए एंड दिल्ली पुलिस से जब ये पूछा जाता है, उमर खालिद की साइड से उनके वकील पूछते हैं कि आप ये कैसे कह सकते हैं, तो दिल्ली पुलिस कहती है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसका पार्ट थे उमर खालिद, जिसपे कॉन्स्पिरेसी हुई थी दिल्ली दंगों की। तो उनसे पूछा जाता है कि ठीक है भैया मैसेजेस दिखाओ यहाँ पर उमर खालिद के, तो वो कहते हैं कि कोई मैसेजेस नहीं थे, ये एक स्लीपिंग पार्टनर थे इस ग्रुप का। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि उमर खालिद ने अमरावती में जाकर एक स्पीच दी थी जिसमें उमर खालिद ने लोगों को भड़काने का काम किया था एंड लोगों को एक कॉल करी थी कि तुम भी सब लोग आओ इस प्रोटेस्ट के अंदर। एंड जब ट्रंप आएगा 24 तारीख को, ये 2020 की बात हो रही है, जिस टाइम पर ट्रंप आया था और साथ में अपने कोविड भी लेकर आया था, उस 24 तारीख को लोग बाहर निकल कर आएंगे और हम ट्रंप को बताएंगे कि इंडिया में कितना कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। अभी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जब ये पूछा जाता है दिल्ली पुलिस से कि वीडियो उन्होंने कहां से ली, तो वो बताते हैं कि उन्होंने रिपब्लिक टीवी से ये वीडियो ली। रिपब्लिक टीवी से पूछा जाता है कि आपने ये वीडियो कहां से ली, तो उन्होंने बताया कि हमने अमित मालविया के ट्विटर अकाउंट से ये वीडियो उठाई। इस सिचुएशन को देखकर मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, भगवान है कहाँ रे तू। मतलब अब अमित मालविया की ट्विटर वॉल डिसाइड करेगी कौन बंदा हमारे देश में ट्रेटर है और कौन बंदा ट्रेटर नहीं है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के अवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे, आप लोग निकल कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये अमरावती की स्पीच का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें खुद उमर खालिद ये कह रहे हैं एंड में कि हम लोग देश को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन जितना यहाँ पर मुझे याद आ रहा है, आईटी सेल के लोग तो इनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते थे ना। दूसरी चीज, स्पीच का एक और पार्ट आपको सुनवाना चाहता हूँ। हम लोग बाहर निकलेंगे एंड देश को जोड़ेंगे। किस तरीके से देश को जोड़ेंगे, किस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, ये भी बता रहे हैं उमर खालिद यहाँ पे। एक बार सुनो। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हर मेरे अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं। अब आप लोग एक बार लॉजिक लगा करके ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको इस पार्ट में कहीं पर भी दिखाई दे रहा है कि वो दंगे भड़काने की बात कर रहे हैं। यहां पर डेफिनेटली उमर खालिद कह रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, सब लोग आए प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन उमर खालिद दंगे भड़काने के लिए नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे को मारा जाएगा, लाठी चलाई जाएगी, तो हम संविधान उठाएंगे, हम पीसफुली उसका जवाब देंगे यहाँ पर। एंड चलो मैं एक बार कोई बात मान भी लेता हूँ कि उमर खालिद ने ही दंगे भड़काए हैं, तो 5 साल से आखिर इस मैटर के ऊपर ट्रायल शुरू क्यों नहीं हो रहा। सवाल यहाँ पर यह कि बिना ट्रायल के आखिरकार एक बंदे को कब तक जेल में रखा जा सकता है एंड क्या ये सिचुएशन एंडलेस होने वाली है। उमर खालिद का इसके ऊपर क्या कहना है ये भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं जो बंदा ये कह रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे उसको जेल में रखा हुआ है एंड दूसरी तरफ कपिल मिश्रा है। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चलाए। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय। इस बंदे को दिल्ली का लॉ मिनिस्टर बना दिया गया। मतलब बीजेपी का हिसाब उल्टा चल रहा है। जो बंदा दंगे भड़काने की बात करे, खुलेआम करे, उसको ही लॉ मिनिस्टर बनाएंगे। कोई और बंदा नहीं मिल रहा है इनको यहाँ पे। ऑल्सो मैं इस पूरी सिचुएशन में आपको दिखाना चाहता हूँ कि उमर खालिद का क्या कहना है। उमर खालिद का कहना है कि अब यही मेरी जिंदगी है। जिनको बेल मिली है उन लोगों के लिए उमर खालिद यहाँ पर खुश हैं, लेकिन इससे आपको क्लियरली समझ आएगा कि हमारे देश में मुसलमान जो है बिल्कुल भी ऑप्रेस्ड नहीं है भाई। बहुत खुली जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा उनके साथ। एंड अब सोशल मीडिया पे ये डिबेट भी शुरू हो चुकी है कि उमर खालिद जैसे लोग, सोनम वांगचुक जैसे लोग, इनको जेल में भरा जा रहा है। एंड दूसरी तरफ ये गुरमीत राम रहीम जैसे जो
लोग हैं इनको 40-40 दिन के पेरोल पे बाहर छोड़ दिया जाता है। जिस टाइम पर उमर खालिद की बेल डिनाई हुई है उसी टाइम पर गुरमीत राम रहीम बाहर निकल के आया अपनी फुल ऑन सिक्योरिटी के साथ। ये एक्चुअली में जस्टिस सिस्टम के ऊपर एक बहुत करारा तमाचा है। मतलब एक बंदा जो कि कन्विक्टेड है, जिसने अपने ही 2 डिसाइपल्स को यहाँ पर रेप करने का काम किया, वो बंदा यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ पेरोल पे बाहर आ रहा है। एंड दूसरी तरफ एक्टिविस्ट जो है वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, साइंटिस्ट जेल के अंदर बैठे हुए हैं। इनफैक्ट सोनम वांगचुक 100 दिन से भी ज्यादा इनको जेल में हो चुके हैं। सोनम वांगचुक की गलती क्या है कि इन्होंने लद्दाख के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा हाथ बटाया था। हमारे आर्मी के लिए सोलर टेंट्स बनाए थे सोनम वांगचुक ने, एंड अब इनके ऊपर एनएसए लगाकर इनको जेल में रखा हुआ है। अब सोनम वांगचुक और उमर खालिद यहाँ पर जेल में, लेकिन कुछ और लोग भी जेल में जाने वाले हैं। एंड ये बात मैं पक्की तरीके से कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। 2022 का अंकिता भंडारी केस, उस पर कहा जा रहा है कि सीबीआई की प्रोब दोबारा यहां पर शुरू करी जाए। क्यों? क्योंकि कुछ ऑडियो क्लिपिंग्स वायरल हुए थे कुछ दिन पहले एंड कुछ बीजेपी के लोगों का नाम सामने आ रहा था। एंड ये भी कहा जा रहा है कि एक वीआईपी लीडर है जो कि इस पूरे केस में इन्वॉल्व है, जिसके साथ अंकिता भंडारी को सोने के लिए प्रेशराइज किया गया था। एंड जब अंकिता भंडारी ने इस बात से इनकार किया तो अंकिता भंडारी को मार दिया गया। एंड अब इस पूरी चीज के ऊपर बीजेपी एक पर्दा डालने का काम कर रही है। जितने भी भाजपा के ठगी नेता है बाहर आ जाओ, सर्विस ना मिलती महिलाएं दराती लेकर के इस प्रोटेस्ट में निकली और बीजेपी के नेताओं को खुलेआम यहां पर चैलेंज किया जा रहा है। अबे दराती से क्या काटने वाले ये लोग? इनफैक्ट बीजेपी के अपने लोग बीजेपी पे थूक रहे हैं। भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। 3 साल का मुद्दा कोई नहीं। इन्होंने सोचा था कि ये मतलब मान जाएगी, मगर वो देवी बन के निकली है। 19 साल की बच्ची अपने रिसोर्ट, हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा। हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से। और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे होटलों में। हमारे बच्चों को तो नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है। पढ़ लिख के उन्हें गुमराह कर रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं और कह रहे हैं सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। I mean, सीरियसली थोड़े दिन पहले पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर नकल जिहाद की बातें कर रहे थे। एंड हर चीज में उत्तराखंड में बीजेपी कम्युनल एंगल सामने लेकर के आ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ रियल इश्यूज को ऐसे दबाया जाता है। लोगों के पास वहां पर जॉब्स नहीं है एंड उत्तराखंड की हालत पूरी तरीके से खराब कर दी गई है। मैं खुद बचपन से ऋषिकेश विजिट करता आया हूं, लेकिन अब जब मैं ऋषिकेश जाकर के देखता हूं, बुरी हालत है ऋषिकेश की। पहले जहां पर गंगा के आसपास कहीं पर भी नॉनवेज एंड शराब नहीं बिकती थी, अब खुलेआम गंगा के आसपास नॉनवेज शराब बिक रही है एंड लोग गंगा के घाट पर बैठ के शराब पी रहे हैं। गंद मचा रखा है एंड डेफिनेटली ये सब कुछ सरकार की इन्वॉल्वमेंट से ही हो रहा है, किसी और के साथ नहीं हो रहा होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार का इन सब चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर 0 ध्यान है एंड अपने गुंडों को बचाने के ऊपर फुल ध्यान यहाँ पर है। इसलिए आए बाबू कि आज हमारी अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको मतलब संरक्षण दिया जा रहा है, उनको कुछ नहीं कर दिया जा रहा है। तो अंकिता भंडारी के हत्यारे, जवान से लेकर बुजुर्ग महिलाएं इस टाइम पर प्रोटेस्ट कर रही है, अंकिता भंडारी के लिए जस्टिस की यहाँ पर मांग कर रही है। लेकिन आखिरकार क्यों वो सरकार डबल इंजन वाली जो महिलाओं का सम्मान करने में सबसे आगे है, वो बात नहीं कर रही इसके ऊपर? अब उत्तराखंड के बीजेपी के नेताओं को पता नहीं कौन सी सर्विस चाहिए, लेकिन एक और सर्विस के बारे में यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। थाईलैंड में से एक वीडियो निकलकर सामने आई जहां पर एक इंडियन बंदे को कुछ ट्रांसजेंडर वुमेन ने बुरी तरीके से पीटने का काम किया। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने सर्विसेज ली और उसके बाद पैसे देने से इनकार कर दिया। अभी तक तो बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने की जरूरत पड़ रही थी, अब थाईलैंड में भी हिंदुओं को बचाने की जरूरत पड़ेगी। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया के लोग, ये कट्टर सनातनी टाइप के जो लोग हैं, ये थाईलैंड में सर्विसेज लेने जा क्यों रहे हैं। अब इस बंदे ने सर्विसेज ली एंड पैसे नहीं दिए, भागता हुआ भी ये बंदा इनफैक्ट एक वीडियो में नजर आ रहा है
उसके बाद इसको बुरी तरीके से धोने का काम किया गया। लेकिन ये इसकी असली धुलाई नहीं है, इसकी असली धुलाई होगी जब ये वापस अपने घर आएगा, क्योंकि ये वीडियो इसकी बीवी ने भी तो देखा होगा। अब ये तो यहाँ पर एक वीडियो है जहां पर इंडिया का एक बंदा इंटरनेशनल डंका बजवा रहा है थाईलैंड में जाकर के, लेकिन आए दिन रोज ऐसी वीडियोस हमारे सामने आती हैं सोशल मीडिया पे जहां पर इंडिया के लोग बाहर जाकर के उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं एंड ये दिखाने की कोशिश तो ये करते हैं कि इन्होंने बहुत नाम रोशन कर दिया, लेकिन ये एक्चुअली में हमारा नाम मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे होते हैं। कई लोग इसको कहते हैं कि हम अपना स्वैग दिखा रहे हैं बाहर जाकर के, लेकिन ये गवारपन से ज्यादा और कुछ भी नहीं लगता। अगर यही सब हरकतें चलती रही ना तो आने वाले टाइम में, अभी तक तो कुछ जगहों पर हम लोग वीजा फ्री जा रहे हैं, सब जगहों पर हमारी एंट्री बंद हो जाएगी। अब आपका इस बंदे के बारे में क्या सोचना है? आपके हिसाब से ये बंदा इंडिया के कौन से स्टेट का होगा? मेरे दिमाग में एक नाम है, लेकिन आप नीचे लिख के बताना आपका क्या सोचना है। साथ ही गोदी मीडिया उमर खालिद और अंकिता भंडारी के केस के बारे में आपका क्या सोचना है? नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास निकालना, क्योंकि और कोई जगह है ही नहीं बची हमारे पास भड़ास निकालने के लिए। मैं मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।